एक आज़िम सफ़र रखिए, बेखबर बन के सब पे खबर रखिए। आपकी नजरें हों आसमानों पर, पाँव लेकिन ज़मीं पर रखिए। आप लोगों ने मुस्लिम दलित जो है यूनाइटेड मोर्चा बनाया है, आप उसके प्रवक्ता हैं, क्या नाम है आपका? हाफिज़ गुलाम सरवर। आप हाफिज़ हाफिज़ कुरान? जी जी। ठीक है। ये बताइए गुलाम सरवर साहब, आपने एक मोर्चा बना लिया और आप इस मोर्चे के जो है प्रवक्ता हैं। आपके ज़हन में क्या सवाल उभरे थे जो मोर्चा बनाने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, पिछले तकरीबन 17 सालों से सामाजिक जीवन में मेरा समय जा रहा और कई सियासी पार्टियों को भी और जो सामाजिक संगठन हैं उनको करीब से देखने का हमको मौका मिला। हमें ये लगा कि जितने संगठनों का नाम आप सुन रहे हैं और लोग सुन रहे हैं, इसके बनते वक्त ही उद्देश्य गलत होता है शायद, और हम जैसे लोगों के ऊर्जा का प्रयोग करके वो शातिर लोग समाज के नाम पर, मज़हब के नाम पर, बिरादरी के नाम पर और कई नामों से, जिसको उर्दू में इस्तेहसाल कहते हैं, वो इमोशनल इस्तेमाल करते हैं इन लोग और इनका टारगेट होता है और पहले से किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से भी इनका टाई अप हो जाता है अंडर। हाँ, तो आप इमोशनल इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी? जी, अब देखिए, गारंटी के लिए तो कोई वो पेपर का मामला है नहीं, लेकिन मैं यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और अपने काम से इसको साबित भी करता रहूँगा। उसके लिए एक उदाहरण, एक एग्ज़ाम्पल मैं ये दे दूँ कि मैंने इशू पर, उसके निशाने पर चाहे कांग्रेस आ जाए, उसके निशाने पर चाहे आम आदमी पार्टी आ जाए, उसके निशाने पर चाहे बीजेपी आ जाए, उसके निशाने पर चाहे बीएसपी आ जाए, कोई भी पार्टी आ जाए, मैं कभी बख्शा नहीं हूँ। हमारे तकरीबन 100 इंटरव्यू ऐसे हैं और जब जैसा इशू रहा, जैसे अभी 10% रिजर्वेशन का मसला, मैंने किसी को नहीं बख्शा, क्योंकि मेरा टाई अप का मसला ही नहीं, हम तो सोशल आवाज़ उठा रहे हैं, सामाजिक आवाज़। आते हैं 10% पे। कपिल भाई, आप डीसी कपिल हैं और इंजीनियर हैं और इसके जो है वो आप नेशनल कन्वीनर हैं। ज़ाहिर है, जब आप कोई संगठन बनाते हैं, मोर्चा बनाते हैं, तो उससे पहले आपके जहन में एक खाका होता है, एक तस्वीर होती है। आपके जहन में क्या खाका था? आपने क्यों बनाया ये दलित मुस्लिम मोर्चा? इसके बनाने के पीछे का जो मेन उद्देश्य था हमारा, एक तो समय समय पे जिस तरीके से मुस्लिमों के अधिकारों का हनन हुआ है, जब हम मुस्लिम समाज के बहुत सारे जो अपने आप को बुद्धिजीवी लोग कहते हैं, उनके बीच में भी चर्चा करते हैं, तो उनको भी पुरानी चीज़ों का ज्ञान नहीं है कि 10 अगस्त 1950 को आर्टिकल 341 को किस तरीके से मजहबी पाबंदी लगा करके प्रभावित किया गया, और वही पाबंदी पहले बौद्धों के ऊपर थी, उस बौद्धों के ऊपर लगी पाबंदी को 1990 में बहाल कर दिया गया। 1956 के अंदर तक जो है यही पाबंदी सिखों के ऊपर थी, वो भी मजहबी थे, और वो पाबंदी वहाँ से रिलीज करके उनको भी आरक्षण के दायरे में ला दिया गया। ये कब हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, इन सारी चीज़ों से अवगत कराने के लिए और इन पे लोगों को शिक्षित करने के लिए हमने इस मोर्चे का गठन किया है, क्योंकि 99% लोगों को आज की तारीख में ये नहीं पता कि आर्टिकल 41 क्या है और मुस्लिमों का इससे क्या लेना देना है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि पब्लिक को कैसे अवेयर करते हैं संविधान की धाराओं के बारे में और उनके अधिकारों के बारे में? क्या तरीका होता है? हम तीन तरीके होते हैं हमारे। पहले तरीके में हम विधानसभा के जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको बंद कमरे में बैठा करके कैडर के रूप में समझाने का काम करते हैं। उसके बाद में उनकी जिम्मेदारी दे लगाते हैं कि वो अपने विधानसभा की ज्योग्राफिकल जो भी उनका क्षेत्र बैठता है उसमें एक बड़ी मीटिंग का आयोजन, जो सरेआम ओपन मीटिंग होती है, मंच लगा करके करते हैं। और उसके बाद तीसरी बार जो है हम फिर उनके बीच में जाते हैं और वहाँ से जो अच्छे लोग होते हैं, जो जागरूक लोग होते हैं, जिनके अंदर मादा होता है कि ये उस बात को जगह जगह जा करके सही दिशा तक पहुंचाने काम करेंगे, तो उसमें से फिर टीम चुनते हैं। देखिए, पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन, अंग्रेजी का एक मकूला है जी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो ताकत है वो बंदूक की नाल से निकलती है। हाँ। बंदूक की नाल आपके पास क्या है संवैधानिक तौर पे और लोकतांत्रिक तरीके, वो है आपके विधायक और आपके लोकसभा के मेंबर यानी सांसद और लोकसभा के मेंबर यानी विधानसभा के जो लोग हैं, है ना, उनकी जो है वो बात सुनी जाती है। और बेसिकली जो कानून साज एजेंसीज होती हैं वो पार्लियामेंट होता है और विधानसभा होता है। आपके पास विधानसभा में इस वक्त कितने लोग हैं और आपका टारगेट कितने लोगों को लाने का है अपनी मेंटालिटी? नहीं, अभी हमारे पास विधानसभा में कोई लोग नहीं है।
और न ही अभी तक हमने उस बारे में सोचा था कि भाई हमारे लोग वहाँ पर जाएं या कुछ करें। अभी तो सामाजिक स्तर पर हमने इसकी शुरुआत की है और दिल्ली के स्तर पर शुरुआती दौर में हम दिल्ली की 70 विधानसभाओं में अपनी टीम गठित कर रहे हैं और उसके बाद में हमारी कार्यकारिणी बैठ कर के निर्णय लेगी कि आने वाले समय में हमें उसको किस दिशा में लेकर के जाना है। तो लेकिन ये सच्चाई है कि ये एक दोनों वर्ग तादाद के हिसाब से जनसंख्या के आधार पर इतने ज़्यादा हैं कि ये अगर जागृत और शिक्षित अगर हो जाते हैं तो निश्चित रूप से इनके बिना किसी को भी यहाँ पर खड़े होने में मुश्किल होगी। देखिए कपिल भाई, ऐसा है कि दलित और मुसलमानों के संगठन लेकर यूनाइट करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पहले से आप उनके साथ क्यों नहीं जुड़ गए? आपने अलग क्यों बनाया? नहीं, अलग उनके साथ भी जुड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनके साथ जुड़ करके जो एक आध संगठन थे हमने उनको ऑब्जर्व किया, उन्होंने हमें बुलाया भी, जिम्मेदारी भी दी, मगर हमें ऐसा लगा कि वो दूसरी जाति के द्वारा जो शासन प्रशासन चल रहा है या ये कहिएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी चल रही है वो कहीं ना कहीं उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती हुई हमें नजर आई। तो आप नहीं अपना एजेंडा नहीं रख रहे। आप नहीं घूमेंगे किसी के इर्द गिर्द? बिल्कुल नहीं। इसकी क्या गारंटी है? बिल्कुल हम कह रहे हैं, क्या हमारा मानना ये है जी, नहीं कहना नहीं, सभी कहते हैं हमारा मानना। सॉरी, आपका क्या शुभ नाम? मेरा नाम मनोज विद्रोही। मनोज विद्रोही है। आप किसके लिए विद्रोह करेंगे? विद्रोह एक सांकेतिक है हाँ, कि सरकार जो है जो भी लेकिन सत्ता, आप विद्रोह तो करेंगे। हाँ विद्रोह जो भी सत्तासीन पार्टी होगी, हाँ। सत्तासीन का मतलब कि जो अभी करंट में है ठीक है, या जो भी आने वाले समय में होगी, तो उनकी जो नीतियाँ है, जो उनकी नीतियाँ जो लोगों के खिलाफ है, तो उनके नीतियों के खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, इसलिए विद्रोह करेंगे। बहुत बढ़िया बात है। आप विद्रोह के खिलाफ ही संघर्ष करेंगे और इनका मानना है कि ये देश के अंदर जो है वो ऐसे लोगों को जो अल्पसंख्यकों का, दलितों का, गरीब का, कुचलों का अधिकार नहीं मिल रहा है, उसके अधिकारों के हनन को रोकने के लिए ये एक प्रयत्न करेंगे। हाफिज साहब, आप हाफिज हैं, है ना? और हाफिज कुरान है? जी जी जी। अच्छा, आप हाफिज कुरान है, जाहिर है आपके पास बहुत इल्म है, आपके सीने में जो है वो ऐसा इल्म है नहीं, बहुत इल्म आलिम और दलितों और मुसलमानों के नहीं, लिए ये एक आप जो है वो एक आह्वान चलाएं देश में और उनके अधिकार दिलाएं, तो आप अपने एरिया के अंदर रहते हुए नहीं कर सकते इस काम को? जी जी, सवाल बिल्कुल आपने ऐसा किया कि बहुत खुश हो गया मैं सवाल से ही। अचानक जो शब्द है वो हम लोगों के साथ फिट नहीं बैठेगा, क्योंकि मैं पहले भी आपको कहा हूँ, फिर कह रहा हूँ, मैं 2004 से जब इमामत कर रहा था और तब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, मैं इमामत करता हुआ ही स्कूल कॉलेज सब किया हूँ और ऑनर्स तक पहुँचा हूँ, इमामत करता रहा। तब भी मैं सोशल लोग अवेयर करने का काम करता था। उस समय भी लोग कहते थे कि हाफिज साहब आप जो खुतबा देते हैं मस्जिद के मिंबर से, वो भी एक अजीब सा पैगाम देता है। तो वो सोच हमारी शुरू थी 2005 के बाद मुस्तकिल, अजीब जितना मतलब नेगेटिव पैगाम नहीं पॉजिटिव, अच्छा, जो जिसको अजीब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि लोग जो उसको दूसरे चश्मे से देखते हैं और एक अलग टारगेट, हम हमेशा इसको समाज पर केंद्रित हमेशा बात किया करते थे। मैं 2005 के बाद मुस्तकिल जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसी इशू पर जो सड़क पर उतरी, उसके साथ बहुत ताकत के साथ, मजबूती के साथ मैं रहा। मैं आपको 2-3 नाम गिना दूंगा, जिसमें एक परिसंघ था, उसके साथ भी मैं काम किया, बिहार में काम किया, और अम्बेडकरवादी संगठनों के साथ काम करने का बहुत पुराना अनुभव हमारा है। और दिल्ली में 2007 से कंटिन्यू लगा हुआ हूँ, छोटी सतह पर काम कर रहा था, और जहाँ मैं किया वहाँ की टीम अभी बहुत ही एक्टिव टीम कहला रही। किराड़ी हमारा इलाका है, किराड़ी जो नागलोई के करीब है, मैं वहाँ बहुत ज़बरदस्त काम किया था और उसका मैंने रिजल्ट दिया इलाके में। बहुत लोगों ने दिशा इधर उधर करने की कोशिश की, लेकिन उसको हम लोगों ने कंट्रोल किया। बकरीद में मसला हुआ वो इन्हीं संगठन के लोगों ने, जबकि नाम उस वक्त ये पड़ा नहीं था दलित मुस्लिम, अच्छा, लेकिन दोस्ती थी। कपिल भाई, शोषित वर्ग के लिए आप काम करते हैं, ठीक है ना? दलित शोषित है, इसलिए आपको संगठन बनाने की जरूरत पड़ी। माइनॉरिटीज़ यानी मुस्लिम उनमें खासतौर से शोषित हैं, उनके लिए आप जो है वो यूनाइट करके उनके आप अधिकारों के दिलाने की बात कर रहे हैं। तो शोषित तो और भी लोग हैं, पंडित भी शोषित हैं, ठाकुर भी शोषित हैं, जाट भी शोषित हैं, ईसाई नहीं है, पंडित में बहुत सारे पंडित लोग शर्मा रही हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक पंडित कोई शोषित नहीं है, वो गरीब हो सकता है। नहीं, ईसाई हैं, सिख हैं, वो सब हैं। आपने दलित, देखिए आपने बात करी ब्राह्मणों की। ब्राह्मण गरीब तो हो सकता है पर शोषित नहीं हो सकता। वो अनपढ़ भी होगा, उसके कपड़ों से बदबू भी आ रही होगी, तो भी उसको जो है स्टेज पे पहले कुर्सी दी जाएगी
उसको ये कभी नहीं कहा जाएगा कि तू दूर जा करके दरी पे बैठ, उसको शोषित नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण कभी शोषित नहीं होता। शोषित वो लोग हैं जिनको राहगीर चलते हुए उनका नाम पूछ करके कत्ल किया जा रहा है, जिनको राजनीति के अंदर सियासी पार्टियां जब चुनाव आती हैं कहती हैं कि मुसलमान की हमें जरूरत ही नहीं है, एक भी मुसलमान देश में ऐसा नहीं है जो प्रतिनिधि बनने के लायक हो, और उनको एक भी आदमी को टिकट नहीं दिया जाता, सिर्फ ध्रुवीकरण के नाम पर जो है देश को गुमराह किया जाता है। तो ये जो देश के अंदर बवाल पिछले 4.5 साल से चल रहा है और दलितों को और मुस्लिमों को विशेष रूप से टारगेट बनाया जा रहा है, क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, यही जागरूकता लोगों को देने के लिए हमने इसकी शुरुआत की है। क्यों टारगेट बनाया जा रहा है, आपके कुछ इल्म है या यही इन्हीं से पूछें? टारगेट का एक जो है विद्रोही है। हाँ, टारगेट का एक रीजन ये है कि दलित और मुस्लिमों को जो मनुस्मृति का आधारित जो बातें चलती है कि मनुस्मृति में क्या है, उस मनुस्मृति को एक तरह से दोहराने की कोशिश की जा रही है सरकारों के द्वारा। मनुस्मृति में ऐसी क्या चीज़ है जो आप नहीं चाहते कि वो आए? मनुस्मृति में तो मनुस्मृति ये है ना कि शूद्रों के साथ में क्या व्यवहार किया गया है, सबको ये तो जग जाहिर है, जग जाहिर चीज़ है। एक आध पॉइंट बताइए। है कि शूद्रों को जो है, अगर मान लो जैसे उस प्राचीन काल में जो जब माना जाता था कि अगर कोई शूद्र जो है मंत्रों का उच्चारण कर दे उसकी जीभ काट दी जाए, ठीक है ना, अगर हाँ जबान काट दी जाए, अगर वो श्लोक का उसके कानों में पड़ जाए तो पिघला हुआ शीशा डाल दी जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी जो है गैर संवैधानिक और गैर मानवीय चीज़ें थी। तो उसी को ये उसी का परिणाम है कि जो कत्ल जो हो रहे हैं यहाँ पर, नाम पूछ के कत्ल किए जा रहे हैं दलितों मुस्लिमों के, ये उसी से जो है दी गई चीज़। हाफिज साहब, आपका टारगेट कुछ होगा कि मतलब हम जो है वो इतने दिन के अंदर अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे, है ना? जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो एक टारगेट फिक्स किया जाता है ना? हमारे दर्शक इस बात को जानते हैं कि कभी भी बिजनेस हो, कारोबार हो, संगठन हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, टारगेट रहता है। तो टारगेट में आपका कितने दिन के बाद आप जो है वो शोषित वर्गों को आप उनका अधिकार दिलाते हैं? अगर मैं कहूँ 2019 तो फंसा, मैं कहूँ अगर 2020 तो फौरन लोग समझेंगे कि लगता है इनका लक्ष्य हुआ। नहीं, अनलिमिटेड काम करना है जब तक हमें ये लगने न लगे कि मेरा समाज वाकई तमाम स्थितियों पर इसकी अब नज़र रहने लगी है, बेदार हो चुका है पूरी तरह से वो अपने अधिकार के प्रति। देखिए, कोई यहाँ से फौज तो हम टुकड़ी तो भेज नहीं सकते कंट्रोल करने। हम चाह रहे हैं कि वो सब जगह जहाँ जो लोग हैं वो अपनी जगह पर ही लीडर हो जाएं, ताकि समस्या का वहीं निदान होना शुरू हो जाए। समस्याएं बढ़े नहीं, उनको कोई गलत दिशा में मोड़ने की जो साजिश हर जगह होती है उसमें वो कामयाब ना हो सके। बस यही सफलता है, यही टारगेट है। इसमें कोई लक्ष्य नहीं है कि 2021 में हम प्राप्त कर लेंगे और चुनाव सत्ता पर, ये लक्ष्य नहीं है। कपिल भाई मतलब आप जैसे मैं अभी कह रहा था कि जो है वो कानून साज एजेंसियाँ जो है असेंबली और पार्लियामेंट है, आपके वहाँ लोग नहीं होंगे तो आप रोड पे जो है वो मचाते रहिए उसको, लेकिन नतीजा निकलने वाला उसका नहीं है। आपने ऐसी कोई प्रक्रिया बनाई है, ऐसा कोई प्रोसेस आपके ऑर्गेनाइजेशन में है कि आप जो है वो असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर अपनी सोच और विचार के लोगों को लाएंगे? बिल्कुल हमारी सोच है ये, और 2020 में जो दिल्ली में शुरुआत हम इसकी करेंगे बिल्कुल जो है। और हमारा मानना ये है, जैसे भी आप इनसे विद्रोही जी से सवाल पूछ रहे थे मनुस्मृति के बारे में, इस देश की जो व्यवस्था है वो जातिगत आधार पर व्यक्ति का मूल्यांकन करती है, ये मनुस्मृति है। जिस व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है उसके व्यक्तित्व का मूल्यांकन उस आधार पर करते हैं, उसी आधार पर ये यहाँ पर देश में संविधान बदलना चाहते हैं। जबकि हमारे मोर्चे का और हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसकी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, उसके कर्मों के आधार पर होना चाहिए। अगर किसी के कर्म अच्छे हैं और वो अच्छे कर्म कर सकता है तो उसकी जाति के साथ उसको बांध करके नहीं देखा जाना चाहिए, जो आज की सरकारें जानबूझ करके कर रही है। सबक पढ़ फिर सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये संदेश है हमारा अपने दर्शकों के लिए कि हम सब लोग इंसाफ और प्यार और मोहब्बत को गले लगाएं, और जितने भी शोषित वर्ग हैं या समाज हैं उन सबको अपने गले लगाएं और इंसाफ की बात करें। इंसाफ आएगा तो शांति आएगी, और शांति आएगी तो विकास होगा। ऐसा हमारा मानना है। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, और हम हाजिर होंगे किसी एक नई वीडियो के साथ। शुक्रिया।